करें शुरू। हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन का हम प्रोसेस पढ़ रहे थे और प्रोसेस में जो स्टेप 1 था वो था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेट होना। स्टेप 2 जो था वो था चार्ज ऑन टीआरएनए या चार्जिंग ऑन टीआरएनए। जो थर्ड स्टेप था दैट इज एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये तीनों स्टेप हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हमने स्टेप 4, 5 और 6 पढ़ना है। स्टेप 4 जो है वो है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कैसे होगा। स्टेप 5 जो है वो है हमारा चेन इलोंगेशन, इसमें ये इलोंगेट कैसे होगी चेन। और चेन 6 जो है, स्टेप 6 जो है दैट इज़ चेन टर्मिनेशन। ये चेन जो है ये टर्मिनेट कैसे होगी, ठीक है। ये 3 स्टेप हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो हेडिंग लिखो, सबसे पहला स्टेप दैट इज़ चेन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन में जो 4th स्टेप है, ट्रांसलेशन में जो 4th स्टेप है, इस स्टेप का नाम है चेन इनिशिएशन। अब सुनिए जरा, अब चेन बननी शुरू होगी, चेन बननी शुरू होगी। अब चेन बननी कहाँ से शुरू होगी, वहाँ पे एक अमाइनो एसिड होगा, ठीक है ना। अगर चेन प्रोकैरियोट्स की है, अगर चेन प्रोकैरियोट्स की है तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड होगा मिथियोनिन, ठीक है ना। इस मिथियोनिन से चेन बननी शुरू होगी। मतलब जहाँ पे भी हम चेन में मिथियोनिन देखेंगे वहाँ से चेन बननी शुरू होगी। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ, यूकैरियोट्स में आता है फॉर्माइल, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे मिथियोनिन होगा वहीं से चेन इनिशिएशन शुरू होगी, ठीक है ना, वहीं से चेन इनिशिएशन शुरू होगी। अब देखिए, ये जो चेन इनिशिएशन है ये शुरू होती है कुछ फैक्टर्स की वजह से, और इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं इनिशिएटिंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, दीज फैक्टर्स आर नोन एज इनिशिएटिंग फैक्टर्स। ये इनिशिएटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेन इनिशिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे IF1, IF2 और IF3। इनिशिएटिंग फैक्टर 1, इनिशिएटिंग फैक्टर 2 एंड इनिशिएटिंग फैक्टर 3। ये 3 फैक्टर जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन इनिशिएशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में थोड़े से कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं। EIF1 फैक्टर होता है, EIF2 फैक्टर होता है, EIF1, EIF2। ऐसे ही EIF3 फैक्टर होता है, EIF4 फैक्टर होता है। मैं लिखाऊंगा, पहले आप सुनो। ये 4 फैक्टर ऐसे होते हैं। उसके बाद EIF4A, EIF और कौन सा फैक्टर होता है, EIF4A फैक्टर होता है, EIF4B फैक्टर होता है, EIF4C फैक्टर होता है, EIF4D फैक्टर होता है। ये फैक्टर होते हैं। इसके अलावा EIF5 और EIF6, EIF5 और EIF6 फैक्टर। ये सारे फैक्टर जो है, ये वाले फैक्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चेन इनिशिएशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स के केस में ये फैक्टर ज़रूरी है, और ये वाले फैक्टर जो हैं ये प्रोकैरियोट्स के केस में ज़रूरी है। इसमें से भी यूकैरियोट्स के केस में जो EIF1 और EIF2 फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, अभी राइबोसोम्स दोनों जो है वो सबमर्ज नहीं हुए हैं, वो ज्वाइन नहीं हुए, उससे पहले ही ये फैक्टर उनके स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर है ये चीज़, हाँ बिल्कुल। अब देखो, हाँ अब यहाँ पे अगर ये मिथियोनिन अगर हमें चेन में नहीं चाहिए, मतलब मान लो ये हमारे पास चेन इनिशिएशन हुआ है, यहाँ पे मिथियोनिन है,
यहाँ पे क्या है, मिथ्योनीन है। मिथ्योनीन को स्टार्ट कोडान बोलते हैं। जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडान। मतलब ये कोडान जहाँ पे होगा वहीं से कोडिंग शुरू होगी, वहीं से चेन बननी शुरू होगी, ठीक है ना। अगर हमने इस मिथ्योनीन को हटाना है, अगर हमने इस मिथ्योनीन को हटाना है, अब ये हटेगा किससे, ये एंजाइम से हटेगा। किससे हटेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन से हटेगा। एक एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो होगा प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। और ये जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज है ये कौन करेगा, ये करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कौन करेगा, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है इसका नाम है एमाइनो पेप्टिडेस। एमाइनो पेप्टिडेस। यानी कि अगर ये एंजाइम काम कर गया तो ये मिथ्योनीन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे पास फॉर्माइल मिथ्योनीन है, यहाँ पे लिखूंगा, अगर हमारे पास फॉर्माइल मिथ्योनीन है, इस फॉर्माइल मिथ्योनीन को चेंज किया जाता है, मतलब ये कन्वर्ट होता है मिथ्योनीन में। अब ऐसे कैसे फॉर्माइल मिथ्योनीन में कन्वर्ट होगा, भाई यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा, यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा। इस एंजाइम का नाम है, दिस एंजाइम इज नोन एज डीफॉर्माइलेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, डीफॉर्माइलेज, ठीक है। ये चीज, दिस इज ऑल अबाउट चेन इनिशिएशन। नाउ राइट डाउन दिस, लिखो, चेन इनिशिएशन स्टार्ट्स वेयर, chain initiation starts where, chain initiation starts where oblique करके when charged tRNA with anticodon। अब AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनीन के लिए, है ना। AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनीन के लिए। चार्ज कोडान विद AUG और GUG किसके लिए, फॉर्माइल मिथ्योनीन के लिए। AUG और GUG, AUG और GUG gets attached to the P site, comma, coding for फॉर्माइल मिथ्योनीन, FORMYL METHIONINE, कोडिंग फॉर फॉर्माइल FORMYL METHIONINE, मिथ्योनीन, फुल स्टॉप। चेन इनिशिएशन नीड्स इनिशिएटिंग फैक्टर्स, चेन इनिशिएशन नीड्स इनिशिएटिंग फैक्टर्स, चेन इनिशिएशन नीड्स इनिशिएटिंग फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्रोकैरियोट्स इसमें लिखो IF1, IF2, IF3, IF1, IF2, IF3। व्हाट, ये क्या है, IF1, IF2, दीज आर इनिशिएटिंग फैक्टर 1, इनिशिएटिंग फैक्टर 2, इनिशिएटिंग फैक्टर 3। नेक्स्ट लिखो, इन यूकैरियोट्स EIF1, EIF2, EIF3, EIF4, EIF4A, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, EIF5 and EIF6, EIF5 and EIF6। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ these, EIF1 and EIF2, EIF1 and EIF2 joins
the smaller subunit of ribosomes joins the smaller subunit of ribosomes before larger subunits attaches to the smaller one. Before larger subunits attaches to the smaller one. Next देखो, next point. If methionine is not required, as the first amino acid, if methionine is not required, methionine को आप शॉर्ट फॉर्म में MET डैश लिख सकते हैं. If methionine is not required as first amino acid in a polypeptide chain, comma, it is separated from the chain by proteolytic enzyme, PROTEOLYTIC, proteolytic enzyme aminopeptidase, AMINOPEPTIDASE, aminopeptidase. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में. अदरवाइज फॉर्माइल मिथ्योनीन changes to methionine by the enzyme deformylase. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट चेन इनिशिएशन. ये क्या था? ये था चेन इनिशिएशन. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसमें दूसरा स्टेप आता है, दैट इज चेन इलॉन्गेशन. दूसरा आता है चेन इलॉन्गेशन. अब देखिए, चेन इलॉन्गेशन के लिए कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर चाहिए. चेन इलॉन्गेशन के लिए कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स चाहिए, और ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स के लिए भी ज़रूरी हैं, और ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स जो है बेटा ये यूकैरियोट्स के लिए भी ज़रूरी है. ठीक है ना. अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट चाहिए. प्रोकैरियोट ठीक है ना. अब देखो, अब प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से फैक्टर चाहिए इसमें? देखो, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से फैक्टर चाहिए? प्रोकैरियोट्स में चाहिए फैक्टर TU, TS. क्या? हाँ, ये पहले सुनो इधर. TU, T. ये फैक्टर किस में चाहिए? ये चाहिए प्रोकैरियोट्स में फैक्टर. ठीक है. ब्रैकेट में लिखो मिथ्योनीन और वेलाइन. enters into A site of ribosomes, and peptide linkage is formed between P and A site of amino acids. Full stop. Now the bond between amino acids and tRNA. Now the bond between amino acids and tRNA at P site breaks.
ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिसको यूटिलाइज करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, कहाँ पहुँचे? P site breaks and energy is released, which is utilized in peptide bond formation, Next लिखो, this reaction is catalyzed by enzyme peptidyl transferase. And needs elongation factors. लिखो, in prokaryotes and needs elongation factors. Next लिखो, in prokaryotes TU, TS and G, and in eukaryotes more complex factors are required. यूकैरियोट्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बनेगी, मतलब मान लो ये पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बनी ऐसे करके, ये वाला मान लो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनी। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड बनी, इससे बोलते हैं नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। इसको क्या बोलते हैं? नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। तो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज नेसेंट पॉलीपेप्टाइड? लिखो, द पॉलीपेप्टाइड चेन during the process of synthesis, is called nascent polypeptide। इसे हम nascent polypeptide कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? चेन टर्मिनेशन। अब देखो, चेन टर्मिनेशन कहाँ पे होगी भाई? स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? जहाँ पे AUG या GUG था, है ना? यहाँ पे स्टार्ट हुई थी चेन बनना, ख़त्म कहाँ पे होगी? जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होंगे, स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, है ना? ये तीनों स्टॉप कोडॉन है ना, UAA, UAG और UGA। इन्हें क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। यानी कि चेन टर्मिनेट कहाँ पे होंगे? जहाँ पर टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे। जहाँ पर क्या होंगे? टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे। और टर्मिनेटिंग कोडॉन को हम एक और कोडॉन कहते हैं, दे आर नोन एज नॉनसेंस कोडॉन। मतलब ये किसी भी अमाइनो एसिड के साथ सेंस नहीं करेंगे, इन्हें नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन कहते हैं। और ये टर्मिनेटिंग कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA कोडॉन है। ठीक है ये चीज़। तो ये कहाँ पे होंगे? ये A साइड पे आके जुड़ेंगे और ये टर्मिनेट हो जाएंगे। लिखो इसमें। और यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर चाहिए, यानी कि यहाँ पे कुछ फैक्टर चाहिए। वो रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? दैट इज नोन एज ERF1 और ERF2। ये दो रिलीजिंग फैक्टर जब आएंगे, दीज आर नोन एज, इन्हें रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं। और ये रिलीजिंग फैक्टर जब आएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज किया जाएगा। लिखो इसमें, टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ mRNA, टुवर्ड्स द 3', थोड़ा फास्ट लिखो, टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ mRNA चेन, कामा, a stop codon signal end of mRNA chain। ऐसे mRNA लिखना, mRNA, मैसेंजर RNA।
mRNA chain, comma, a stop signal UAA oblique UGA, ये कैपिटल में लिखने हैं आपने, UGA oblique UAG, UGA और UAG are present. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a releasing factor ERF1 and ERF2 in prokaryotes, ERF1 and ERF2 in prokaryotes, a releasing factor ERF1 and ERF2 in prokaryotes and ERF1 in eukaryotes, and ERF1 in eukaryotes joins the stop signal, joins the stop signal, joins the stop signal in the A site, in the A site that facilitates the A site that facilitates the addition of a water molecule, that facilitates the addition of a water molecule to the polypeptide chain, to the polypeptide chain which cleave the polypeptide from tRNA, which polypeptide chain which cleave और breakdown भी लिख सकते हो, CLEAVE, which cleave the polypeptide from tRNA, full stop. Now ribosomes slip off the mRNA chain, now ribosomes slip off the mRNA chain and can be reused, and can be reused. Next point लिखो, after separation the two subunits of ribosomes, after separation the two subunits of ribosome dissociate in presence of dissociating factors. तो नेक्स्ट आता है इसमें, देखो नेक्स्ट आता है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड. डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएटिंग फैक्टर्स. देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड, मान लो हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज्ड हुई, सुनो इधर, ये पॉलीपेप्टाइड हमारे पास, ये रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड. अब ये रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड जो है इट अंडरगोज मॉडिफिकेशन. इसमें क्या होगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगी तो बनेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. क्या बनेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगी तो बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगी तो बनेगा टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, इसमें फिर से अगर मॉडिफिकेशन हुआ जैसे हीमोग्लोबिन के केस में हुआ तो बनेगा क्वांटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है ना, ये कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएंगी इस रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड में. तो कुछ प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं, कुछ फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी, टेरिशरी और क्वांटनरी स्ट्रक्चर्स में होती हैं. ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़. अच्छा, उसके बाद जो फोल्डिंग होगी इसकी, जैसे ये मैंने फोल्डिंग की, ये फोल्डिंग किसकी वजह से होगी, ये एक प्रोटीन की वजह से होगी. इसको बोलते हैं चेपेरॉन प्रोटीन्स. क्या बोलते हैं, चेपेरॉन्स प्रोटीन्स. तो इन चेपेरॉन प्रोटीन की वजह से फोल्डिंग होती है. क्या होती है, फोल्डिंग होती है. ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, इसको बोलते हैं एक्सोपेप्टिडेज. क्या बोलते हैं, एक्सोपेप्टिडेज. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, ये था आज का टॉपिक हमारा.